कहानी की शुरुआत एक सुनसान सड़क से होती है, जहां हम एक लड़की लीसा को देखते हैं। वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच लेटी हुई है, जैसे अपनी जान देने का इरादा कर चुकी हो। कुछ ही देर में एक कार उसकी ओर तेजी से बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी करीब आती है, मौत के डर से लीसा का हौसला टूट जाता है और वो जल्दी से सड़क के किनारे हट जाती है। कार वाला आदमी रुकता नहीं, बस उसे देखता है और आगे निकल जाता है, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। यह लड़की यानी लीसा अंदर से बुरी तरह टूटी हुई है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। वो बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अपनी बेटी के गम में लीसा की जिंदगी बिखर चुकी है। उधर जो गाड़ी उसे अनदेखा कर आगे निकल गई थी, वो कुछ देर बाद रुकती है। ड्राइवर, जिसका नाम एडमम है, अपने फैसले पर पछताता है और गाड़ी रिवर्स करके लीसा के पास लौट आता है। वो कार का शीशा नीचे कर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लीसा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। एडमम बताता है कि ये इलाका बहुत सुनसान है और शहर काफी दूर है। फिर वो लीसा को लिफ्ट देने का प्रस्ताव रखता है। लीसा कुछ पल सोचती है, फिर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। सफर के दौरान एडमम उससे पूछता है, तुम इतनी दूर इस वीरान जगह में अकेली क्या कर रही थी? लीसा धीरे धीरे बताती है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। वो अब नहीं रही। मैं बस उसे बहुत याद कर रही थी। अब इस दुनिया में कोई नहीं जिससे मैं अपना कह सकूं। एडमम हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो इसलिए तुम सड़क के बीचों बीच लेटी हुई थी? लीसा जवाब देती है, मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तभी लीसा कार का रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर न्यूज चल रही होती है। जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है। उसने आज सुबह 2 और लड़कियों की हत्या की है। पुलिस के पास उसकी फोटो नहीं है, लेकिन इतना पता चला है कि वो गोरे रंग का आदमी है, जिसकी गाड़ी ब्राउन कलर की है और उसके दाहिने हाथ पर क्रॉस का निशान है। ये सुनकर लीसा सन्न रह जाती है। उसकी निगाह एडमम के हाथ पर जाती है, जहां सचमुच क्रॉस का वही निशान बना हुआ था। अब लीसा को समझ आता है कि वो किसी भयानक मुसीबत में फंस चुकी है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, एडमम अचानक ब्रेक लगाता है। लीसा का सिर डैशबोर्ड से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। जब होश आता है, तो वो खुद को एक लोहे के बंद बंकर में कैद पाती है। चारों तरफ ठंडी दीवारें, कोई खिड़की नहीं। वो मदद के लिए चिल्लाती है, मगर कोई जवाब नहीं आता। वो देखती है कि उसके शरीर पर एक अजीब सा सूट पहना हुआ है और हाथ में एक धातु की घड़ी बंधी है। वो घड़ी निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो जैसे उसके शरीर से चिपक गई हो। थक हार कर वो रोने लगती है। तभी अचानक बंकर का दरवाजा खुलता है। सामने एक लंबी अंधेरी सुरंग थी, जिसके अंत से हल्की सी रोशनी आ रही थी। लीसा को उम्मीद की किरण दिखाई देती है। शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है। वो जल्दी से सुरंग में घुस जाती है, लेकिन तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक उसकी कलाई पर बंधी घड़ी में अलार्म बज उठता है और स्क्रीन पर दिखता है 11 बजे मिनट। लीसा समझ जाती है कि उसके पास सिर्फ 11 मिनट हैं, वरना शायद वो हमेशा के लिए यहां फंस जाएगी। वो तेजी से रेंगते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, सुरंग का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। वो पूरी ताकत से दौड़ती है, लेकिन जब तक पहुंचती है, दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका होता है। लीसा की सांसें तेज हो जाती हैं। वो चीखती है, दरवाजे को पीटती है, पर कोई फायदा नहीं। तभी उसे दरवाजे के पास एक और छोटा रास्ता दिखता है, बहुत तंग, सांप के बिल जैसा। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं। डरते हुए भी वो उस संकरे सुरंग में घुस जाती है और यहीं से लीसा की असली जंग शुरू होती है, जिंदा रहने की जंग। लीसा ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और किसी तरह उस अंधेरी डरावनी सुरंग के अंदर कदम रखा। घुटनों के बल रेंगते हुए, खरोंचों और चोटों से भरी हुई, वह आगे बढ़ती रही। बहुत संघर्ष के बाद आखिरकार वह उस रास्ते को पार कर लेती है और एक खुली जगह पर पहुंचती है, जो किसी प्लेटफॉर्म की तरह थी। उसके सामने 2 रास्ते बने थे, एक ऊपर की ओर जाता था और दूसरा नीचे की ओर। लीसा को समझ नहीं आया कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है, लेकिन उसने ऊपर वाले रास्ते को चुना और धीरे धीरे घुटनों के बल आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में नीचे का फर्श अचानक ऊपर उठने लगा, जैसे किसी मशीन ने उसे एक्टिवेट कर दिया हो। अगर लीसा वक्त रहते वहां से बाहर नहीं निकली, तो वो 2 धातु की प्लेटों के बीच कुचल कर मर जाती। डर के मारे उसने खुद को तेजी से आगे धकेला। जब वो लगभग फंसने ही वाली थी, तभी उसके हाथ ने उस रास्ते के आखिरी किनारे को छू लिया। उसने पूरी ताकत लगाई और ठीक उसी पल जब रास्ता बंद होने वाला था, वह किसी तरह खुद को वहां से बाहर खींच लेती है। वो जमीन पर गिर जाती है, सांसें तेज, शरीर कांपता हुआ। उसने सोचा कि अब शायद खतरा खत्म हो गया है, लेकिन असल में ये तो बस शुरुआत थी। अचानक उसकी कलाई पर बंधी घड़ी से अलार्म बज उठा।
टाइमर पर अब 5 मिनट बचे थे। इसका मतलब था आधा समय बीत चुका है। वो फिर से रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी रास्ते में उसे एक इंसान पड़ा दिखाई दिया। पहले तो लगा शायद कोई और फंसा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, उसका दिल दहल गया। वो एक जली हुई लाश थी। उस शरीर पर वही अजीब सी घड़ी बंधी थी जो लीसा के हाथ में थी। उसे समझ आ गया, यह इंसान भी उसकी तरह इस सुरंग से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो असफल रहा। यह देखकर लीसा की उम्मीद टूट गई। उसे यकीन हो गया कि यहां से निकलना शायद मुमकिन नहीं है। फिर भी उसने अपने डर को पीछे छोड़ हिम्मत जुटाई और उस लाश को किनारे करके आगे बढ़ने लगी। अब टाइमर पर सिर्फ 2 मिनट बचे थे। वह और तेजी से रेंगने लगी। तभी सामने से लोहे की मोटी सलाखें गिरकर रास्ता बंद कर देती हैं। सुरंग की दीवारों से हीटिंग पाइप्स निकलने लगते हैं और हवा में तपिश फैलने लगती है। लीसा को समझ आ गया, कुछ ही पलों में यह जगह जलकर नर्क बन जाएगी। वह घबराकर चारों ओर देखती है। कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी उसके पीछे की दीवार का एक छोटा सा सेक्शन खुल जाता है। वो बिना सोचे समझे तेजी से पीछे की ओर रेंगती है और उस हिस्से में घुस जाती है। अंदर घुसते ही एक कांच का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जैसे ही उसकी घड़ी पर टाइमर 0 पर पहुंचा, तभी उन पाइप्स से आग फूटने लगी। पूरी सुरंग जलती लपटों से भर गई। वो चेंबर जिसमें लीसा थी सुरक्षित था, इसलिए वह किसी तरह जिंदा बच गई। कुछ देर बाद आग शांत हुई। पाइप्स दीवार में लौट गए। तब उस सेक्शन का दरवाजा खुल गया। लीसा अब बाहर निकलने से डर रही थी, लेकिन चेंबर की दीवारें धीरे धीरे उसे बाहर धकेलने लगीं। मजबूर होकर वह बाहर आई, और जैसे ही बाहर आई, घड़ी में फिर से 11 मिनट का नया टाइमर सेट हो गया। अब सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे की ओर आने लगा, और बस इतना गैप बचा कि लीसा रेंग कर आगे बढ़ सके। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन घड़ी पर टाइम बीतता देख उसे एहसास हुआ कि 11 मिनट बाद फिर वही आग सब कुछ राख कर देगी। वो खुद से कहती है, अगर मरना ही है तो कोशिश करते हुए मरूंगी। फिर से हिम्मत जुटाकर पीठ के बल लेटकर हाथों के सहारे वह आगे बढ़ने लगी। कुछ दूरी रेंगने के बाद सुरंग खत्म हो गई और उसके सामने पानी से भरा एक विशाल टैंक था। थकी हुई, पसीने से भीगी और प्यास से बेहाल, लीसा ने लेटे लेटे ही पानी पी लिया। कुछ सुकून मिला, लेकिन जब उसने घड़ी देखी, सिर्फ 8 मिनट बचे थे। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली और टैंक में उतर गई। अंदर का पानी ठंडा था, टैंक बहुत बड़ा। वह तैरते हुए इधर उधर निकास ढूंढने लगी, पर कहीं रास्ता नहीं मिला। पीछे का रास्ता भी अब बंद हो चुका था। उसकी सांसें टूटने लगी, शरीर ढीला पड़ने लगा। तभी टैंक की छत पर एक दरवाजा खुला, जिससे हल्की सी रोशनी अंदर आई। लीसा ने अपनी बची खुची ताकत जुटाई, ऊपर तैरी और दरवाजे को पकड़कर खुद को ऊपर खींच लिया। वो ऊपर निकल आई, जिंदा, लेकिन अब भी उस मौत के खेल का हिस्सा। और उसकी घड़ी पर फिर से एक नया टाइमर टिक टिक कर रहा था। 10 बजकर 59 मिनट, 10 बजकर 59 मिनट, 10 बजकर 59 मिनट। बाहर निकलते ही लीसा ने जोर जोर से सांसें ली। उसका शरीर थकावट से टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगी। कुछ कदम भी मुश्किल से चले थे कि उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। वह बीच रास्ते में ही बैठ गई और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई किसी के चीखने की आवाज गूंजी। लीसा की आंखें खुल गईं। कोई और भी वहां फंसा हुआ था। उस आवाज में इतनी बेचैनी थी कि लीसा के भीतर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी। वह उठी और उस आवाज का पीछा करने लगी। ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसके नीचे की जमीन अचानक खुल गई और उसके सामने एक उबलते हुए तेजाब का गड्ढा था। लीसा किसी तरह गिरने से बच गई, लेकिन वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तेजाब इतना खतरनाक था कि उसने पास पड़े लोहे के पाइप को कुछ ही सेकंड में पिघला दिया। लीसा ने अपने सूट से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे उस तेजाब में डुबो दिया। कपड़ा पल भर में काली राख बन गया। अब उसे समझ आ गया कि एक गलत कदम उसकी मौत साबित होगा। वो बहुत सावधानी से हाथों और पैरों का सहारा लेकर गड्ढे को पार करने लगी, लेकिन तभी उसका घुटना हल्का सा तेजाब में छू गया। एक जलती हुई चीख निकली उसके मुंह से। दर्द असहनीय था, लेकिन उसके सूट ने उसे पूरी तरह गलने से बचा लिया। घुटने से खून बह रहा था, मगर लीसा ने दर्द को नजरअंदाज किया, क्योंकि अब मदद की पुकार और भी पास सुनाई दे रही थी। वो आगे बढ़ी और एक लोहे की ग्रिल के पास पहुंची। ग्रिल के उस पार एक आदमी था। उसके हाथ में भी लीसा जैसी डिजिटल घड़ी थी और उसने भी वही सुरक्षात्मक सूट पहन रखा था। लीसा ने पुकारा, सुनो, हम दोनों यहां फंसे हैं। अगर साथ मिलकर कोशिश करें तो निकल सकते हैं। लेकिन वह आदमी जैसे पागल हो चुका था। वह कभी गालियां देने लगता, कभी रोने और सॉरी बोलने लगता।
उसकी आंखों में डर और पागलपन दोनों थे। वह बोला, वे वापस आएंगे, वो हमें मार देंगे। और फिर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। तभी अचानक उसकी घड़ी पर 60 सेकंड की काउंटिंग शुरू हो गई। दीवारों से फिर से हीटिंग पाइप्स बाहर आने लगे और एक छोटा सा चेंबर खुला, जिसमें बस एक ही व्यक्ति छिप सकता था। अब या तो लीसा बचेगी या वह आदमी। दोनों की ग्रिल एक साथ खुल गई। दोनों एक साथ उस चेंबर की ओर दौड़े। वहां पहुंचते ही एक जानलेवा संघर्ष शुरू हो गया। कभी लीसा उसे बाहर धकेल देती, तो कभी वह लीसा को। जैसे ही टाइम खत्म होने वाला था, लीसा ने पूरी ताकत से उसे लात मारी और खुद अंदर घुस गई। आदमी ने उसके पैर पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी 60 सेकंड पूरे हुए और चेंबर का शीशे का दरवाजा बंद हो गया, जिससे उसका हाथ कट गया। आदमी दर्द से चिल्ला उठा। लीसा ने नीचे देखा। उसके कटे हुए हाथ पर क्रॉस का टैटू बना हुआ था। तभी लीसा को सब याद आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि एडमम था, वही सीरियल किलर जिसने उसे कार में बेहोश किया था। अब लीसा की सारी उलझनें खत्म हो गईं। वो जिसे अपना कैदी समझ रही थी, दरअसल वो भी इस मौत के खेल में फंसा हुआ था। आदमी दर्द से चिल्ला उठा। लीसा ने नीचे देखा। उसके कटे हुए हाथ पर क्रॉस का टैटू बना हुआ था। तभी लीसा को सब याद आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि एडमम था, वही सीरियल किलर जिसने उसे कार में बेहोश किया था। हीटिंग पाइप से आग की लपटें निकलीं और एडमम कुछ ही पलों में राख में बदल गया। लीसा ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा और डर के मारे कांप उठी। थोड़ी देर बाद एक सुरंग से एक रोबोट बाहर आया, जिसका चेहरा एक भयानक धातु का खोपड़ी स्कल जैसा था। लेकिन उसने लीसा को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके घुटने के घाव को ठीक कर दिया। लीसा ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? मुझे यहां क्यों लाए हो? रोबोट ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने मुंह से एक टूल निकाला जो लीसा के सूट से जुड़ गया। और उसी पल लीसा के दिमाग में सारे फ्लैशबैक चलने लगे। वो रात जब एडमम ने उसे चाकू मारा था, कार से बाहर फेंक दिया था, और फिर आसमान से आती एक सफेद रोशनी ने उसे अपने अंदर खींच लिया था। वो अब समझ चुकी थी, उसे एलियंस ने एडमम से बचाया था, लेकिन उन्होंने उसे इस गेम जैसी जगह पर क्यों भेजा? इसका जवाब उस रोबोट ने नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे सुरंग में गायब हो गया। लीसा ने गहरी सांस ली। अब वह जान चुकी थी कि ये एलियंस उसे मारना नहीं चाहते, बस उसे यह घातक खेल जीतना होगा। लीसा ने आखिरकार उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया। वह आगे का रास्ता तय करने के लिए चैम्बर से बाहर आई। तभी उसकी नजर एडम का कटा हुआ हाथ पड़े हुए पर पड़ी। उस हाथ पर लगे टाइमर के नीचे कुछ अजीब प्रतीकों ने उसका ध्यान खींचा। वह उन्हें समझने का प्रयास ही कर रही थी कि अचानक एक घूमता हुआ पंखा तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। लीसा तुरंत पीछे हटी और बाल बाल बचते हुए एक संकरी दरार से होकर ऊपर एक सुरंग में जा पहुंची। तभी उसे सुरंग के ऊपर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज एक जगह आकर रुकी और सुरंग का ढक्कन खुल गया। उसमें से एक भयावह जीव उतरा, जो देखने में तो मानव था, पर जानवर की तरह गुर्रा रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से झुलस चुका था और आंखें सफेद पत्थर की तरह बेजान चमक रही थीं। लीसा की नजर उसके एक हाथ पर गई। वह हाथ कटा हुआ था। लीसा समझ गई, यह कोई और नहीं, एडम ही था, जो अब एक दानव में बदल चुका था। आग में झुलस जाने के कारण एडम की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, पर उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। लीसा सांस रोके धीरे धीरे रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी, किंतु तभी उसकी घड़ी फर्श से टकराई और एक हल्की सी खनखनाहट हुई। यही काफी था। एडमम ने तुरंत उसकी दिशा में झपट्टा मारा। लीसा उसके पंजों से बचते हुए एक और पतली सुरंग में घुस गई, जिसे अंधा एडमम पार नहीं कर पाया। इस सुरंग से निकलकर लीसा एक चौराहे पर पहुंची, जहां दो रास्ते थे। समय कम था और कोई संकेत नहीं। एक पल की सोच के बाद उसने अंदाजे से बाएं वाली सुरंग चुनी। सुरंग के अंत में एक कमरा था, जिसकी दीवारें पूरी तरह से शीशे की बनी थीं। उन पर लीसा के अपने जन्म से लेकर अपनी बेटी के जन्म तक के सभी सुख दुख के पल चल रहे थे। और फिर वह दृश्य आया, जब उसी की एक लापरवाही से उसकी बेटी की जान चली गई। लीसा सिसकियां भरते हुए फूट पड़ी। तभी उसने देखा, ऊपर छत से एडमम फिर से उस पर टूट पड़ रहा था। लीसा ने अपने आंसू पोंछे और एक दूसरे रास्ते से भाग निकली। यह रास्ता उसे एक नई उम्मीद की ओर ले गया। सुरंग के अंत में दूर से नीले आसमान की एक झलक दिखाई दी। आजादी इतने करीब देखकर लीसा में नया साहस आया। पर इस आजादी तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उसे कंटीले तारों से भरे एक मार्ग से गुजरना था। और समय सिर्फ 60 सेकंड। अगले ही पल दीवारों से गर्म पाइप बाहर निकले, जो 60 सेकंड पूरे होते ही पूरे रास्ते को आग की लपटों में भर देने वाले थे। लीसा ने समय गंवाए बिना कंटीले तारों के नीचे से रेंगना शुरू किया। कांटे उसकी पीठ और बाजुओं में गड़ते चले गए।
60 सेकंड पूरे हुए और आग की एक ज्वाला उस पर टूट पड़ी। उसे ठीक पहले लीसा के नीचे जमीन खुल गई और वह एक गहरे चैम्बर में जा गिरी। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वह फिर से उसी शुरुआती कमरे में थी। उसकी सारी मेहनत, सारा दर्द, सब बेकार चला गया था। यह सोचकर लीसा पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी वह रोबोट फिर से उसके घाव सही करने आ पहुंचा। लीसा ने उसे रोक दिया। बस, उसने कहा, अब और नहीं, मैं मरना चाहती हूं। रोबोट ने उसकी बात मान ली और उसके मुंह से एक इंजेक्शन निकलकर लीसा की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक लीसा को एडम के हाथ पर बने वे रहस्यमय प्रतीक याद आए। एक झटके में उसे एहसास हुआ, वे यहां से बाहर निकलने का रास्ता बता रहे थे। उसने अपने खून से दीवार पर वे निशान बनाने शुरू किए। गौर से देखने पर पता चला कि वे तीर के निशान थे, जो दिशा बता रहे थे। पहला तीर बाएं को मुड़ा था, मतलब पहले मोड़ पर बाएं जाना था। दूसरा तीर दाएं को इशारा कर रहा था। लीसा की आंखों में एक बार फिर जीवटता लौट आई। अब उसे रास्ता पता चल गया था। लीसा को अब समझ आ गया था कि एडम के हाथ पर बने प्रतीक एक मार्गदर्शक मानचित्र थे। पहला तीर बाएं मोड़ का संकेत था और दूसरा दाएं का। उसे यकीन हो गया कि उसकी अपनी घड़ी के नीचे भी ऐसे ही प्रतीक होंगे, जो इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का सही रास्ता दिखाएंगे। इस नई आशा के साथ उसने रोबोट से अपने घाव ठीक करने को कहा और एक बार फिर उस नर्क में उतर पड़ी। पहले से मालूम रास्तों से वह तेजी से आगे बढ़ी और उस तेजाब वाले गड्ढे के पास पहुंची। उसने जानबूझकर अपनी घड़ी तेजाब में गिरा दी, जिससे वह उसकी कलाई से अलग हो गई। घड़ी के नीचे वाकई वही प्रतीक थे, बस क्रम थोड़ा अलग था। उस जली हुई घड़ी को हाथ में लेकर वह उस जगह पहुंची जहां पहले उसने बाएं रास्ते को चुना था। लेकिन प्रतीकों के अनुसार सही रास्ता दायां था। वह तेजी से दाएं सुरंग में घुस गई। इस तरह अपनी कलाई पर बने नक्शे की मदद से वह एक के बाद एक सही रास्ता चुनती जा रही थी। तभी अचानक एडमम फिर से प्रकट हो गया और उसका पीछा करने लगा। लीसा ने चालाकी दिखाते हुए उसे गुमराह करने के लिए एक सुरंग में अपनी घड़ी फेंक दी और खुद दूसरी में छिप गई। एडमम घड़ी की आवाज का पीछा करते हुए गलत सुरंग में चला गया। जब लीसा ने फिर से अपनी कलाई पर नक्शा देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। एडमम जिस सुरंग में गया था वही सही रास्ता था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। दिल पर पत्थर रखकर वह भी उसी सुरंग में घुस गई। वह सुरंग अजीब और डरावनी थी, जैसे किसी विशालकाय जीव का आंतरिक अंग। लीसा ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा कि उसकी घड़ी सामने पड़ी है और एडमम भी वहीं खड़ा है। चूंकि वह देख नहीं सकता था, लीसा ने चुपके से घड़ी उठा ली। किंतु तभी घड़ी का अलार्म बज उठा, जिससे एडमम को उसका पता चल गया। लीसा वापस भागने लगी। उसकी घड़ी में 60 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका था और सुरंग में हीटिंग पाइप्स बाहर आ गए थे। तभी एक बचाव चेंबर खुला और लीसा तेजी से उसके अंदर घुस गई। एडमम भी वहां तक पहुंच गया, लेकिन तब तक शीशे का दरवाजा बंद हो चुका था। गुस्से और हताशा में लीसा ने एडमम को मध्यमा अंगुली दिखाई। दुर्भाग्य से इस बार हीटिंग पाइप्स बिना आग छोड़े अंदर चले गए और चेंबर का दरवाजा खुल गया। एडमम तुरंत लीसा पर झपटा। जान बचाने के लिए लीसा ने जमकर मुकाबला किया और उसके सिर को अपने पैरों से दबाने लगी। ठीक उसी समय चेंबर की दीवार आगे बढ़ी और एडमम का सर लीसा के पैरों और दीवार के बीच कुचल गया। आखिरकार लीसा को उस दानव से छुटकारा मिल गया। अब वह आगे बढ़ी और उसे फिर से दो रास्ते दिखाई दिए। उसकी कलाई के नक्शे के अनुसार दायां रास्ता इस भूल भुलैया का अंतिम मोड़ था। तभी बाएं रास्ते से एक लड़की निकली। उसे देखते ही लीसा की सांस थम सी गई। वह उसकी मृत बेटी नीना थी। माँ, मुझे फिर से अकेला मत छोड़ना, नीना ने कहा। लीसा की आंखों में आंसू छलक आए। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो फिर मेरे साथ इस रास्ते में आओ। नीना ने बाएं रास्ते की ओर इशारा किया। लीसा का दिल टूट रहा था। वह रोते हुए बोली, नीना, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चुकती, लेकिन सच यह है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो और मेरी मंजिल दूसरे रास्ते में है। यह कहकर लीसा ने अपना दिल पत्थर कर लिया और दाएं रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिया। पीछे से नीना का पुकारता हुआ स्वर सुनाई दे रहा था। सुरंग से बाहर निकलते ही लीसा फफक फफक कर रो पड़ी। फिर अपने आंसू पोंछे और आखिरी सुरंग में घुस गई। सुरंग के अंत में स्वतंत्रता का प्रतीक खुला आसमान दिखाई दिया। वह खुशी से तेजी से भागने लगी, लेकिन तभी उसके रास्ते में 3 लोहे के ब्लेड आ गए, जो लगातार और तेज गति से ऊपर नीचे हो रहे थे। उन्हें पार करना मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन लीसा को हर कीमत पर बाहर निकलना था। उसने गौर से देखा। पहला ब्लेड हर 4 सेकंड के अंतराल पर नीचे आ रहा था। उसके पास बस एक ही मौका था। लीसा उसके करीब पहुंची और जैसे ही वह ब्लेड ऊपर गया तो 4 सेकंड्स पूरे होने से पहले झट से उस पार चली गई।
उसके बाद वह दूसरे ब्लेड के पास पहुंच जाती है। इसी तरह दूसरा ब्लेड हर 3 सेकंड्स में नीचे आ रहा था। लीसा ने हिम्मत दिखाते हुए उसे भी पार कर लिया, लेकिन लास्ट वाला ब्लेड सिर्फ 2 सेकंड्स में नीचे आ रहा था, जिसे पार करना लीसा के लिए बहुत ही मुश्किल था। पर आजादी की चाहत में लीसा ने उसे भी पार तो कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर ब्लेड के बीच आकर कट गया। लीसा का दर्द से बुरा हाल हो गया था, लेकिन लीसा अपने पैर की परवाह किए बिना सुरंग के एंड तक पहुंच जाती है, जहां उसे खुला आसमान नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ सुरंग से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ाया, उसका हाथ सामने लगा स्क्रीन पर जा लगा, जहां खुले आसमान का वीडियो चल रहा था। यह देखकर लीसा बहुत ज्यादा मायूस हुई। उसने कहा, मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करने को कहा गया था। उसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगी। तभी सुरंग से हीटिंग पाइप्स निकल आए, क्योंकि अब कुछ देर बाद 11 मिनट का टाइम खत्म होने वाला था। लीसा अब सुकून से मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन इस बार वो हीटिंग पाइप्स उसे जलाए बिना ही वापस सुरंग में चली गई। तभी अचानक सुरंग का ऊपर का हिस्सा खुल गया और एक तेज रोशनी लीसा पर पड़ी। लीसा का शरीर अपने आप हवा में उठने लगा और उस रोशनी में समा गया। थोड़ी देर बाद जब लीसा की आंख खुली, तो उसने खुद को एक झरने के किनारे पाया, जिसे देख लीसा के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। वहां पर नीना भी मौजूद थी। लीसा ने नीना से पूछा, क्या मैं मर चुकी हूं? इस पर नीना ने कहा, तुम्हारा शरीर एक बार नहीं, बल्कि अब तक कई बार मर चुका है। लीसा ने फिर से पूछा कि अब यहां मुझे क्या करना है? जिस पर नीना ने जवाब दिया, यहां तुम्हें बस जीना है और कुछ नहीं करना। यहां हमें पता चलता है कि जिस जगह पर लीसा अब मौजूद थी, वो जगह दुनिया नहीं, बल्कि कुछ और ही थी, और किसी स्वर्ग की तरह खूबसूरत थी। इस फिल्म की शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन ये है कि लीसा जब एडमम के साथ कार में सफर कर रही थी, तब एडमम ने लीसा पर चाकू से वार करके उसे मार दिया, जिसके बाद वह सीधा नर्क पहुंची। वहां उसके पाप धुल गए और एंड में वह स्वर्ग जा पहुंची। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।